सोचिए, एक देश का राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति भवन में अपनी पत्नी के साथ आराम से सो रहा होता है और किसी और देश की सेना उसके घर घुसती है और उसको उठा के घसीट के बांध कर अपने देश लेकर के चली जाती है। यही हुआ है इस आदमी के साथ। ये जो आदमी दबा सा सहमा सा आप देख रहे हैं, अगल बगल इसके फोर्स है। ये राष्ट्रपति मदुरो है, इसका नाम मदुरो है। ये वेनेजुएला देश का राष्ट्रपति है। देखो कैसे हाथ बांध करके इसको ले जाया जा रहा है। और दुनिया के इतिहास में ये घटना, ऐसी क्रूर घटना कहो या चौंका देने वाली घटना, दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ था किसी देश के राष्ट्रपति के साथ ऐसा किया जाए। अब आज ये वेनेजुएला और यूएस की पूरी कहानी हम समझेंगे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ये घटना कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले ये तनातनी शुरू हुई है क्या? नहीं, बहुत पुरानी घटना, बहुत पुराने टाइम से चला जा रहा है। और इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि वेनेजुएला के साथ आज ट्रंप ने ऐसा किया है, कल को भारत के साथ भी कर सकता है क्या? अगर भारत के साथ ये नहीं कर सकता तो किस हद तक भारत के लिए खतरा है अमेरिका जैसे पावरफुल, ट्रंप जैसे पावरफुल राष्ट्रपति से। और अगर भारत के लिए खतरा है तो पहले समझेंगे क्या खतरा है, और उस खतरे को ठीक करने के लिए, भविष्य में ऐसा खतरा ना हो, भारत को क्या स्टेप आज से लेने पड़ेंगे। नहीं तो कल को अगर ये अमेरिका एक देश के साथ ऐसा कर सकता है तो भारत के साथ भी कर सकता है। क्यों, कैसे, सब समझते हैं। पहले तो एक चीज देखो, आपको पता है एलॉन मस्क की और ट्रंप की बड़ी गहरी दोस्ती यारानी थी कुछ महीनों तक पहले, अभी कुछ महीनों से टूट गई है। अब देखो, जैसे ये घटना हुआ, ट्रंप ने जैसे ये काम किया, मदुरो को अरेस्ट किया। मदुरो कौन? ये आदमी, ठीक है। मदुरो को ट्रंप ने उठाया, उसकी सेना ने उठाया। एलॉन मस्क की पुरानी दुश्मनी इस मदुरो के साथ पहले से थी, तनातनी चलती थी। एलॉन मस्क ने गिरफ्तारी के लिए ट्रंप को बधाई दी और 1 महीने के लिए इस मदुरो के देश वेनेजुएला में 1 महीने के लिए इंटरनेट फ्री कर दिया। मतलब मजे ले रहा है ये आदमी, ठीक है। अब ये बहुत सीरियस कंसर्न है, बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न है, जो हमको आज अगर नहीं समझे तो भैया भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। समझाता हूं, पूरी कहानी समझाऊंगा डिटेल में बच्चों की तरह। पहले ये ज्योग्राफी देखो, ये समझना जरूरी है कि वेनेजुएला कहां है, अमेरिका कहां है, उसके बाद हम एक्चुअल कहानी पर आएंगे। ये है वेनेजुएला। ये देखने में छोटा सा देश लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में काफी अच्छा खासा बड़ा देश है ये। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, इस एरिया को कहते हैं लैटिन अमेरिका। इस पूरे लैटिन अमेरिका में कई सारे देश हैं, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, ब्राजील है। अब इसको अगर हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका का पार्ट है ये, या अमेरिका है। अमेरिका नहीं है, अमेरिका ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स, इसको कहते हैं अमेरिका। ट्रंप यहां का राष्ट्रपति है, इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बस नाम में अमेरिका है, लैटिन अमेरिका, और कुछ नहीं। तो ये जो लैटिन अमेरिका पूरा देश है, इसका वेनेजुएला देश एक पार्ट है, ठीक है, ये देश। और यहां है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि ये देख के आपको लग रहा होगा कि दोनों अड़ोसी पड़ोसी हैं। यूनाइटेड स्टेट के ठीक नीचे वेनेजुएला आता है, ठीक है। ये ज्योग्राफी मैंने आपको समझाया, अब पूरी कहानी समझो। आज जो पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा, वेनेजुएला और यूएस की पुरानी लड़ाई कहां से शुरू हुई, कैसे लड़ाई शुरू हुई, वो समझाऊंगा। साथ ही ऑयल का पावर, तेल की जो ताकत है, उस तेल की ताकत में चाइना कैसे शामिल है, रशिया कैसे शामिल है, ईरान कैसे शामिल है, भारत का रोल क्या है, ये गेम क्या है, वो समझाऊंगा। और 3 जनवरी 2026 को ऑपरेशन जो हुआ, ये जो उठाया गया इसके राष्ट्रपति को, ये क्या है। उसके बाद फ्यूचर में, ये घटना के बाद गोल्ड के प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस क्या बनेंगे फ्यूचर में। और लास्ट में बताऊंगा डिटेल में कि भारत को किस चीज का थ्रेट है, और भारत ने अगर आज से तैयारी शुरू नहीं करी तो भैया भारत तैयार हो जाए, अमेरिका कुछ भी कर सकता है, ठीक है। पहले बैकग्राउंड दे देता हूं। वेनेजुएला क्यों इंपॉर्टेंट है? ये वेनेजुएला पर हमला, उसके राष्ट्रपति को उठाना, ऐसा क्या है? वेनेजुएला में क्या इंटरेस्ट है अमेरिका का? सबसे पहला इंटरेस्ट समझो, तेल। हमारे गली मोहल्ले में जब कोई आदमी बहुत खुश होता है तो हम लोग कहावत में कहते हैं, अरे इसको बड़ा खुश दिख रहा है, तेल का खदान मिल गया है क्या, कहते हैं ना। तो तेल का खदान मिल गया क्यों कहते हैं? अरे तेल का खदान मतलब असली चीज, असली मोटा आइटम भैया, बहुत गहरी चीज, बहुत बड़ा अमीरी वाला चीज। तो तेल का खदान दुनिया में सबसे बड़ा वेनेजुएला की धरती के अंदर है। और ना सिर्फ तेल का खदान, ऐसे कई सारे मिनरल्स हैं जो कि बेशकीमती हैं, वो सब वेनेजुएला की धरती के अंदर है। अब वेनेजुएला की धरती के अंदर है तो वेनेजुएला का है वो। और अमेरिका की नजर उस खदान पे बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, ठीक है। हालांकि अमेरिका ने जो हमला किया है उसका रीजन कुछ और दिया है।
अब साफ साफ तो नहीं बोल सकता ना भैया, हमको तुम्हारी उस चीज पे नजर है इसलिए कर रहा हूं, रीजन कुछ और है, रीजन बताता हूं। ठीक है, अब पुरानी पहले स्टोरी समझाता हूं। ये लड़ाई, ये जंग, ये तनातनी की स्टोरी कहां से शुरू हुई। 90s में 1990 के टाइम पे यूएस और वेनेजुएला का बड़ा खासा अच्छा रिश्ता था, और उस समय पे वेनेजुएला लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में एक था। लैटिन अमेरिका कहने का मतलब ये जो पूरा एक है, इसके सबसे अमीर देशों में वेनेजुएला होता था। आज वेनेजुएला कहीं नहीं है, मतलब अमीर तो कतई नहीं रहा। क्यों नहीं रहा बताऊंगा। तो सबसे अमीर देशों में आता था, और यूएस की पार्टनरशिप अच्छी खासी थी। क्यों पार्टनरशिप थी? बेसिकली तेल था वहां पर, तेल का खदान था। तो यूएस आपको पता है कि टेक्नोलॉजी में बहुत स्ट्रांग है और बहुत पहले से। तो वेनेजुएला के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तेल का खदान है, तेल को माइन करना पड़ता है ना, निकालना पड़ता है, रिफाइनरीज चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, मशीन चाहिए। तो ये मशीन का जो हेल्प है वो यूएस करता था वेनेजुएला को, और बदले में सस्ता तेल लेता था वो। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि यूएस ने वहां पर करप्शन शुरू कर दिया। करप्शन शुरू करने का मतलब आप इसको ऐसे समझो कि कोई कंपनी है, सरकार 100 रुपए दे करके सरकार से कोई काम हो रही है। अब कोई कहे कि भैया सरकार को 100 रुपए जो देने पड़ रहे हैं, एक काम करो ना सरकार, भाई साहब जिस भी देश की हम बात करें, कि तुम एक काम कर लो, 20 रुपए तुम्हारी जेब में तुम अलग से रखो, सरकार को मत दिखाओ, देश के खजाने मत डालो, 20 रुपए तुम्हारे पर्सनल जेब में मैं डालता हूं, ये जो 100 रुपए की चीज मुझे दे रहे हो ना, ये 60 रुपए में देने लग जाओ। होगा क्या? 80 रुपए का माल उसको मिलने लग गया। उस नेता, सरकार में जो बैठा वो नेता है, उसकी भी जेब भरने लग गई, और देश में करप्शन शुरू हो गया। देश में करप्शन शुरू होने का मतलब जो टैक्स की पेयर का पैसा है वो कहीं और जा रहा है। देश को जो संपत्ति मिलनी चाहिए थी, देश के लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। तो ऐसा चीज शुरू हो गई। अच्छा, ये जब गड़बड़ी शुरू हो गई, वेनेजुएला के देश के लोगों का नुकसान शुरू होने लग गया, तो एक आदमी खड़ा होता है, आंदोलनकारी, मैं बदलूंगा ये सब करके। उस आदमी का नाम था हुगो चावेज। अब आप पढ़ लेना, क्या है अजीब से नाम होते हैं इनके। ये आदमी खड़ा होता है, ये कहता है जो करप्शन चल रहा है, यूएस को बोलता है ये अंपायर अपना जमा रखा है इसने, इसको मैं उखाड़ के फेंकूंगा। इसने एक नारा दिया, ऑयल फॉर पीपल नॉट फॉर अंपायर। ये कहता है हमारा तेल, मतलब वेनेजुएला का तेल, वेनेजुएला के लोगों के लिए है, किसी अंपायर के लिए नहीं है। मतलब यूएस को ये अंपायर कह रहा है, उसके लिए नहीं है। तो इसने पूरी जंग छेड़ी, जनता को कन्विंस किया, लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और इलेक्शन लड़ा, और इलेक्शन ये जीत गया। इसने वादे किए थे PDVSA, जो कि वहां की नेशनल सरकारी तेल की कंपनी है वेनेजुएला की, उस पर टाइट गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, क्योंकि उस वक्त तक यूएस का काफी हद तक हिस्सा उस पर आ गया था। इसने बोला कि सिर्फ इस कंपनी, जो सरकारी तेल की कंपनी है, उसका टाइट कंट्रोल होगा, मतलब सरकारी कंट्रोल होगा एक तरीके से। इसने बोला कि तेल से जो कमाई होगी वेनेजुएला की, उससे हम हेल्थ केयर फ्री देंगे, इलाज स्वास्थ्य फ्री देंगे, एजुकेशन फ्री देंगे, सब्सिडीज फ्री देंगे, मतलब बहुत सारी चीजें फ्री देंगे भैया। फ्री बीज, कुछ याद आया क्या? कहीं और चले गए आप लोग? कुछ याद आया? ठीक है, चलो मैं नहीं जा रहा। तो फ्री बीज के बहुत सारे वादे हुए, और फ्री बीज के जब वादे होते हैं तो आपको पता है ये सिर्फ वादे होते हैं। जब सरकार बनती है तो अपनी जेब से कोई ज्यादा कुछ दे नहीं पाता। कहां से दे पाएगा भाई, कब तक दे पाओगे? और वही हुआ, सरकार इसकी बनी जरूर। फ्री बीज किसको पसंद नहीं आता? कौन से देश की जनता को पसंद नहीं है? सबको पसंद। तो उनकी देश की जनता को भी पसंद आया और उन्होंने उनको सरकार में खड़ा कर दिया। लेकिन जैसे उसकी सरकार बनी, फ्री बीज उसने देना शुरू किया, इकोनॉमी क्रैश होती चली गई। भैया देश के पास पैसा कहां से आएगा, क्योंकि तुम सब फ्री में दे रहे हो। उसके बाद मदुरो का एरा आता है, 2013 से 2019। मदुरो कौन? यही वाला आदमी, ये आदमी मदुरो। मदुरो कौन था? मदुरो इस, क्या नाम है, हुगो चावेज का एकदम बहुत प्रिय चेला था, शिष्य। तो आप समझ लो विरासत में इसको मिल गया वेनेजुएला। उसने तो अपने दम पर बनाया था, लेकिन इसको विरासत में मिल गया। अभी तक बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है सारी बात? तो इसको विरासत में मिली, तो भैया चेला भी तो वैसे ही होगा जैसे गुरु है, वो भी तो उसी प्रिंसिपल पे चलेगा। तो ये चाचा भी अपने गुरु के प्रिंसिपल पर ही चले। 2013 में निकोलस मदुरो राष्ट्रपति बने, ऑयल की प्राइसेस गिरने लग गई, करप्शन बहुत बढ़ गया, मिसमैनेजमेंट हुआ, इकोनॉमी कोलैप्स होने लग गई भैया। हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई सर चढ़ के बढ़ रही है, बेसिक चीजों की कमी होने लग गई देश में, मास माइग्रेशन होने लग गया, मतलब लोग देश छोड़ छोड़ के भागने लग गए, किसी और देश में जाने लग गए। और उसके बाद यूएस का सैंक्शन भी शुरू हो गया। आपको पता है कि जब यूएस से किसी देश की दुश्मनी होती है, जब यूएस किसी देश को पसंद नहीं करता, वहां पर सैंक्शंस लगाता है। सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध लगाता है।
वो यूएस कहता है कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुमको धंधा नहीं करने दूंगा मैं बाकी दूसरे देशों के साथ, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर दूंगा मैं। ये यूएस की पुरानी आदत है, वो करता है। तो एक तो यूएस के साथ धंधा पानी बंद किया यहां पे इस हुगो चावेज का सब जब हुआ उदय, तो इसने धंधा पानी बंद किया, यूएस की खटकी उस टाइम पे, यूएस का नुकसान कराया। उसके बाद इसने उस चीज को और आगे बढ़ाया, तो तब तक यूएस हल्के फुल्के सैंक्शन थे, जो 2004-5 में भी सैंक्शंस लगे थे, लेकिन वो हल्के फुल्के थे। लेकिन अब यूएस को चल गया था कि भैया दूसरी गवर्नमेंट आ चुकी है और ये भी यूएस के साथ कोलैबोरेशन नहीं कर रहा है, अब सैंक्शन लगाओ अच्छा खासा। तो अब मोटे मोटे वाले सेक्शन लगे। होता क्या है कि हम लोग जैसे गांव मोहल्ले में नहीं करते कि हमारी दोस्ती अगर किसी के साथ है, हमारे 4 दोस्त हैं, इधर से 4 दोस्त हैं और इधर से एक कोई दुश्मन निकल गया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने 4 दोस्तों को मना करते हैं, इसके साथ बात मत करना, बिल्कुल बात करना मत करना, इसका नंबर ब्लॉक कर दो, व्हाट्सएप पे रिप्लाई मत करना, करते हैं ना। और ये कोई चीज मांगे तो इसको देना मत, इसको किसी चीज की जरूरत पड़े तो मत देना, इसको हेल्पलेस कर दो। यूएस यही करता है, जब उसकी किसी देश से दुश्मनी होती है तो अपने दोस्तों को सबसे पहले मना करता है कि इसके साथ कोई ट्रांजैक्शन मत करना, इसकी कोई चीज खरीदना मत और इसको कोई चीज देना मत, मरने दो साले को। यही चीज उसने वेनेजुएला के साथ किया। आज कौन दोस्त? यूएस का दोस्त भारत है, चाइना कह सकते हो, वैसे तो नहीं है, रशिया भी था, बहुत सारे देश हैं, सबको मना करता है। अब ये समझो कि ये जो मेरे 4 दोस्त हैं और ये जो दुश्मन निकल गया बगावत, इन 4 दोस्तों को मैंने बोला कि इससे कोई ट्रांजैक्शन मत रखना, लेकिन इन 4 दोस्तों में से किसी ने मना कर दिया कि नहीं ये तो अच्छा आदमी है, मैं तो इससे लेन देन करूंगा, तो मेरा ये भी दुश्मन बन जाएगा। अब मैं इसका भी नुकसान करने की कोशिश करूंगा, अब मैं इस पे भी प्रतिबंध लगाऊंगा, बाकी 3 को बोलूंगा ये भी ठीक आदमी नहीं है, इसके साथ भी मत करो लेन देन। अब उसमें भी कोई नहीं मानेगा तो वो भी यूएस का दुश्मन बन जाएगा। तो वेनेजुएला पर लगे भैया सैंक्शन, बाकी देशों को मना किया कि इसके साथ कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट मत करो, इसको धंधा मत देना, इसको पैसा कौड़ी मत देना, ठीक है। उसके बाद ये चीजें होने लग गई। मदुरो दोबारा जीते 2018 में, और लेकिन यूएस और कई देशों ने इस चुनाव को फ्रॉड कहा, कि बोला कि गलत तरीके से ये जीता है आदमी। उसके बाद 2020 से 2025, इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? पूरा क्लियर है पूरी कहानी? सर सही जा रहा हूं? ठीक है। अब आओ आगे। नार्को टेररिज्म का केस, ये समझो 2020 से यूएस ने वेनेजुएला पर नार्को टेररिज्म का केस लगाया। क्या होता है ये? यूएस का कहना है कि यूएस में जो इलीगल ड्रग्स आते हैं वो वेनेजुएला भेजता है। चूंकि वेनेजुएला पर मैंने सैंक्शंस लगा रखे हैं, खाना पानी उसका बंद कर रखा है, उसका पानी बंद कर रखा है, उसके बाद ज्यादा पैसे नहीं है तो ड्रग्स का सहारा ले रहा है, और वो सारे ड्रग्स वो अमेरिका में भेज रहा है इलीगली। बहुत बार चिताया, बहुत सारे केसेस हुए, बहुत सारे 14 वेनेजुएला ऑफिशियल्स पर नार्को टेररिज्म लगाया, लेकिन फिर भी वेनेजुएला मान नहीं रहा है। ये 2020 से चलती आ रही है, ठीक है। टेरर टैग लगाया और प्रेशर बनाया कि 2025 तक यूएस ने मदुरो लिंक्ड नेटवर्क्स को टेरर लिंक्ड मानकर कड़ा स्टैंस भी लिया, बोला कि ये टेररिज्म कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, ड्रग्स भेज रहा है ये। उसके बाद 2025-26 ट्रंप आते हैं शासन में, और ट्रंप जब शासन में आए थे तो उनका स्टार्टिंग का वो एजेंडा था, हमने लास्ट टाइम जब वीडियो हम लोग कर रहे थे तो उस टाइम पे बताया भी था। ट्रंप ये बोलते थे कि अमेरिका को बाकी देशों ने कमजोर किया है, मैं अमेरिका को वापस वही पावर दिलाऊंगा। ट्रंप कहते थे कि डोमेस्टिक वोटर्स के लिए मैं ऑयल सस्ता करूंगा। ट्रंप कहते थे कि भैया अमेरिका की वो इमेज, पावर, स्ट्रांग मैन वाली इमेज मैं वापस लाऊंगा। चाइना, रशिया जो यूएस की बात नहीं मानते थे उनको चेक करूंगा, उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश करूंगा। ये सब उनके एजेंडे में शामिल था 2025 में जब वो बने। उसमें से पिछला 1 साल बीत चुका है ट्रंप के शासन का, और आपको और हमको पता है कि ट्रंप ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए। अलग अलग देशों को धमकी, तुम पे टैरिफ लगा दूंगा, तुम पे टैरिफ लगा दूंगा। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध मैंने ही रुकवाया है, क्रेडिट लेना भैया बीच बीच में घुस के। तो ट्रंप का ये पूरी दुनिया को ही समझ में आने लग गया, भैया बतौलेबाज आदमी है, खूब बतौलेबाजी करता है, कुछ करता और तो है नहीं। ऊपर अमेरिका पे तो पूरा कर्जा बढ़ गया भैया। इस वक्त अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका पर है। इकोनॉमी क्रैश होने की बात हो रही है अमेरिका की इकोनॉमी, मतलब सबसे खराब दिनों से गुजर रहा है अमेरिका का इकोनॉमी इन दिनों ट्रंप के शासनकाल में। अब ट्रंप ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो शायद हो सकता है कि ये स्ट्रैटेजी हो ट्रंप की, पता नहीं। अब हुआ क्या, वेनेजुएला पर नई स्ट्रैटेजी। इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है। ट्रंप टीम कुछ टाइम पहले से, ट्रंप की जो टीम थी ओपनली बोलने लग गई थी कि वेनेजुएला ऑयल इंडस्ट्री को सीज करेंगे, रिवाइटलाइज करेंगे, मतलब अमेरिका का फिर से कब्जा होगा उस पर।
मदुरो को नार्को टेररिस्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा, टेररिस्ट है वो, ये सब बातें होने लग गई थी। और वेनेजुएला ये भी कम नहीं था, छोटा सा देश है लेकिन ये भी खूब मजे ले रहा था। ये यूएस जो करना कर लो यार, तुम क्या उखाड़ लोगे हमारा। ये भी ट्वीट पे ट्वीट करता था, सोशल मीडिया पे लिखता था, मजे लेता था ट्रंप के, यूएस के। मतलब एक आदमी छोटा सा है, बौना सा है, और आप बॉडी बिल्डर 7 फुट के आदमी को उंगली पे उंगली किए जा रहे हो, तो कभी तो कुछ करेगा वो। तो ये चल रहा था। अब कब तक यूएस भी देखे। 3 जनवरी 2025 को यूएस ने वो किया जो दुनिया की हिस्ट्री में किसी देश ने किसी देश के साथ नहीं किया था। इतना क्रूर, इतना जालिम वाला हरकत, मतलब बेइज्जत कर देने वाला। उस देश के चलाने वाले राष्ट्रपति को हाथ बांधकर सिल्वर कोटेड दरवाजा, उसके अंदर घुसकर उसकी मिलिट्री 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर, वो क्या बोलते हैं उसको, मारक हेलीकॉप्टर, लड़ाकू हेलीकॉप्टर, घुस करके उसके सिल्वर कोटेड दरवाजे के अंदर से घुस के उसकी वाइफ के साथ, दोनों को उठाते हैं, वाइफ और हस्बैंड दोनों को उठाया, घसीटते हुए बांध कर रातों रात अपने देश ले आए। इसको नाम दिया था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, अब नहीं चुकेंगे, मतलब एब्सोल्यूट रिजॉल्व, खेल खत्म करो इस बार, नाम भी ऐसा दिया। और सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि आप ये पूछ सकते हो मेरे से, ये कैसे हो सकता है भैया, उस देश में मिलिट्री है, उस देश में सेना है, पुलिस है, सब है, फिर किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसे कोई उठा सकता है कैसे रातों रात। तो कुछ सोर्सेस कहते हैं, ये देखो, यूएस ने पहले भी एक काम किया है कि जो मदुरो के पायलट थे उसको घूस दे करके अपने यहां पे लाने की कोशिश यूएस ने पहले भी कर चुकी, मतलब यूएस ने पहले भी किया है। तो कुछ सोर्सेस ये भी कह रहे हैं, हालांकि इसका कोई प्रूवन अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन सोर्सेस हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि वहां के आर्मी को खरीदा गया, वहां के जनरल को खरीदा गया। यूएस ने यह धमकी दी कि अगर साथ नहीं आओगे तो मारेंगे सो अलग, और कैदी बनाएंगे सो अलग, साथ आ जाओगे तो पैसे भी मिलेंगे, यूएस में घर भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो शायद आर्मी मान गई। वहां के सांसदों को, वहां के नेताओं को, मंत्रियों को भी खरीदा गया कि साथ आओगे तो बड़ा पद भी देंगे, क्योंकि कल को तो ये यूएस का ही होने वाला है, वेनेजुएला। ऐसे सोर्सेस है, रियलिटी क्या है किसी को नहीं पता। ठीक है, तो हो भी सकता है भैया, लेकिन ये सवाल तो उठता है ना, किसी देश की मिलिट्री है भैया, और मिलिट्री के होते हुए, सेना के होते हुए उस देश के राष्ट्रपति को उठा लिया जाता, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। अब मदुरो की गिरफ्तारी, यहां तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है, पूरी कहानी क्लियर सर। अब आओ मदुरो की गिरफ्तारी। निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ, इनको उठा लिया गया। न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट में 2020 वाले नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग ट्रायल शुरू होने की तैयारी है। मतलब आप ये समझो, इसको जो यूएस में लाया गया है इस देश के राष्ट्रपति को, पूरा प्रॉपर केस चलेगा इस पर। आम जैसे आदमी, क्या कहते हैं उसको, कैदी होता है ना, वो अपने लिए कोई वकील हायर करेगा, लड़ेगा, यूएस में उसके साथ यही ट्रीटमेंट किया जाएगा, बंदी बना के उसको कैदी बना के रखा जाएगा, और वो साबित करेगा कि भैया नार्को टेररिज्म नहीं किया, तुमने साबित करो तब छूटोगे। ठीक है, पॉलिटिकल फॉलआउट वेनेजुएला में। इसके बाद जो एक्टिंग लीडरशिप है, वहां का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो खड़ा हुआ है, मतलब ये महिला है, वो खड़ी हुई है, उसने बोला है ये गलत काम किया है, यूएस ने ठीक नहीं किया है, नहीं करना चाहिए। और ट्रंप ने इसके बदले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यूएस अब वेनेजुएला को सिक्योर करने के लिए, वेनेजुएला का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए वेनेजुएला की कमान अपने हाथ में लेगा अंटिल अ सेफ ट्रांजिशन। सेफ ट्रांजिशन कहने का मतलब जैसे पहले होता था 90s के पहले, वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते अच्छे थे, सब कुछ सेफ ट्रांजिशन होता था, जब तक वो नहीं हो जाता तब तक वेनेजुएला का पूरा कमांड अमेरिका के हाथ में, मतलब एक तरह से कब्जा हो गया, ये समझ लो। अब असली रीजन ये समझो भैया, असली रीजन क्या, ड्रग्स हैं। 3 कोर मोटिव हैं इसके पीछे, समझो। ड्रग्स भेज रहा था वेनेजुएला, इसीलिए ट्रंप ने किया? नहीं। सबसे पहला है ऑयल, दुनिया का सबसे बड़ा प्राइस। जैसे शुरुआत में मैंने कहा, किसी को बहुत खुश होता है, तुम कहते हैं कि भैया तेल का खदान मिल गया क्या, तो तेल का खदान पर नजर सबसे पहली चीज। वेनेजुएला का ऑयल 303 बिलियन बैरल प्रूवन रिजर्व है। अब ये देखो, दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा तेल का खदान, सबसे ज्यादा तेल का जो भंडार है वो वेनेजुएला सबसे नंबर 1 पर है। उसके बाद सऊदी अरबिया है, उसके बाद कनाडा है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, रशिया है, ये क्या है, लिबिया है। ये कंट्रीज की रेटिंग है, सबसे ऊपर वेनेजुएला है। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि भैया अमेरिका पर इतना कर्जा बढ़ गया है, तो होता नहीं, हम लोग कई बार कहते हैं कि आदमी के पास अगर कमाई कम है, कर्जा ज्यादा बढ़ गया है, तो आदमी क्या करता है,
अगल बगल के घर में देखता है कहाँ ज्यादा धन संपत्ति है, लगाओ डाका डालो। तो कुछ ये भी हो सकता है, भैया अमेरिका के पास कम पैसा सा कम पड़ रहा है, कर्जे में ज्यादा है, तो बगल में कौन है, बगल में कौन है जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत बड़ी संपत्ति है, धरो इसी को। तो खैर ये भी हो सकता है। अब यूएस रिफाइनरीज हेवी क्रूड के लिए ऑलरेडी ट्यून्ड है, इसलिए वेनेजुएला का क्रूड उनके लिए परफेक्ट फिट है। मतलब देखो, तेल का खदान होना और तेल का प्रोडक्शन बनाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक और डेटा आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये डेटा है ऑयल कंजम्पशन बाय कंट्री। सबसे ज्यादा ऑयल कंजम्पशन और सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन दुनिया में यूनाइटेड स्टेट करता है। आप कह रहे हो ये क्या बात हुई, ऑयल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है, लेकिन अभी तो मैंने बोला कि सबसे ज्यादा ऑयल का भंडार वेनेजुएला के पास है। गलत बोल रहा हूं क्या मैं? हैं? मैं सही बोल रहा हूं। क्यों मालूम? इसके पास भंडार है, लेकिन भंडार होने से ऐसा थोड़ी कि गए और एक बाल्टी अंदर से निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। माइन करना पड़ता है भैया, रिफाइनरीज चाहिए, मशीन चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तब जाके जमीन के अंदर तेल होने के बावजूद भी आप उसको यूज कर पाओगे। इसके पास भंडार है, टेक्नोलॉजी नहीं है। काहे कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो भंडार पड़ा है लेकिन किसी काम का नहीं है। यूएस क्या है, इसके पास ज्यादा बड़ा भंडार नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन करने में नंबर 1 है। जितना भी भंडार है उससे नंबर 1 सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ही कर देता है, और सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी यही है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल का यूज करने वाला यही देश है। ठीक है, समझ में आया? भंडार भले वेनेजुएला है, लेकिन प्रोडक्शन में नंबर 1 यूएस है। अब आओ इसके बाद, तो एक तो हमने ये बात कर ली। अब ये जरूरत तो यूएस के है ही तेल की, है, भले ही प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है लेकिन कंजम्पशन में सबसे ज्यादा है, और अगर एक बगल वाला भी मिल जाता है तो कर्जे वर्जे कम होंगे, जरूरत कम होंगी। अब ट्रंप का डोमेस्टिक एजेंडा ये समझो। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वेनेजुएला क्रूड बड़े स्केल पर वापस मार्केट में आया तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में कुछ डॉलर पर बैरल सॉफ्टनेस पॉसिबल। यानी कि अगर अमेरिका ने उसके वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, तेल भंडार सारा यूएस के कब्जे में आ गया, तो यूएस के पास तो मशीन है, टेक्नोलॉजी है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो वो जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो सारा खुद ही थोड़ी यूज करेगा, उसको भी तो धंधा बढ़ाना है। तो धंधा बढ़ाना है तो बाकी दुनिया को भी तो देगा, तो बाकी दुनिया को देगा तो हो सकता है सस्ता बेचेगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा खदान उसके हाथ में आ गया है। तो हो सकता है कि तेल के प्राइसेस कम हो, तो पूरी दुनिया को ऐसे फायदा हो सकता है। तो क्या बहुत बढ़िया काम किया यूएस ने? नहीं किया है। बहुत बड़ा थ्रेट है, हर एक देश पर थ्रेट है, भारत पर भी है, लास्ट में समझाऊंगा अभी। उसके बाद यूएस में पेट्रोल डीजल प्राइसेस कंट्रोल में रख के ट्रंप अपने वोटर्स को चीप एनर्जी डिलीवर कर सकते हैं। शुरुआत में जो उसने एजेंडे में उसके शामिल भी था, लोगों को हम सस्ता तेल मिल देंगे। अब समझो लैटिन अमेरिका में यूएस डोमिनेंस, इसको जरा समझो अच्छे से भैया। स्ट्रैटेजिक बैकयार्ड, लैटिन अमेरिका इक्वल टू यूएस का ट्रेडिशनल बैकयार्ड। ऑयल, मिनरल, एग्री, सी लेन्स, पनामा कैनल, ये सब वेनेजुएला इस देश के रीजन में सबसे एंटी यूएस सिंबल, एंटी पावर। एक खोल के समझाता हूं, इसके सबसे पीछे में ये देश है। ठीक है, अभी क्या हो रहा था कि यहां पर तेल का भंडार सबसे ज्यादा, तो इधर से आपको तेल, मिनरल सबका कब्जा हो गया तुरंत इसके ऊपर से। उसके बाद एक चीज और होगी कि कहा गया यूएस को एक ऑर्डर था। यूएस का कौन दुश्मन अभी? चाइना है, ईरान है, रशिया है, इनसे तनातनी चलती रहती थी। और ये वेनेजुएला को सपोर्ट चाइना से मिलता था, रशिया से मिलता था, ईरान से मिलता था। तो आप इसको ऐसे समझो कि आपका जहां पे घर है, बगल में एक दूसरा घर है जो आपका दुश्मन है, और आपके कुछ 4-5 और दुश्मन हैं जो कि दूसरे राज्य में रहते हैं। आपका घर यहां पे, आपके दुश्मन का घर यहां पे, और आपके दुश्मन के घर में दूसरे राज्य के दुश्मन आपके आते जाते हैं और इसको सपोर्ट भी करते हैं। तो आपके लिए तो डर बना रहेगा ना कि भैया एक तो दुश्मन बगल में, प्लस बड़े बड़े दुश्मन जो हमारे बाहर दूसरे स्टेट में रहते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। तो यूएस को एक ये डर ये भी था। अब चूंकि वेनेजुएला पर इसने कब्जा कर लिया, तो ये जो बाकी देश यूएस के अगेंस्ट खड़े हो सकते थे, ये भी चुपचाप बैठ जाएंगे। इसको उठा लिया ना कब्जा, तो इसको भी डर हो जाएगा, इसको भी डर हो जाएगा, इसको भी डर हो जाएगा। अदरवाइज पहले क्या हो रहा था, ये वेनेजुएला यूएस को आंख दिखाता था कि जा जो करना कर ले, यही तो कर रहा था ये। तो ये जब आंख दिखा रहा था तो इनकी हिम्मत भी बढ़ेगी ना। शोले फिल्म देखा है? ये कोई भी गुंडा जो साम्राज्य होता है वो क्या करता है, कोई भी आदमी आंख उठाए तो सबसे पहले उसका जान ले लो। क्यों? जान नहीं लेगा तो, अगर उसकी जान नहीं ली तो उसको देखा से कि बाकी लोग भी दुश्मन खड़े हो जाएंगे, वो भी आवाज उठाने लग जाएंगे। तो बाकी लोगों में भी डर बना रहा है, वो भी आवाज ना उठाए तो इसको पहले जान मारो।
वही वेनेजुएला के साथ हुआ कि बाकी भी कोई आवाज ना उठा पाए। ठीक है भैया, लंबा तो नहीं जा रहा, कितनी देर हो गया अभी तक, कितना बात कर लिया मैंने? 26 मिनट बात कर लिया। समझ में आ रही है ना? है पूरी बात समझा पा रहा हूं मैं? ठीक है। अब चाइना, रशिया, ईरान, ये भी गठजोड़ दोनों। मैंने क्या बोला? इसको कौन कौन सपोर्ट कर रहा? चाइना कर रहा, रशिया कर रहा, ईरान कर रहा, और ये सारे यूएस के दुश्मन है। तो इससे भैया ये पूरा खेल सेटल हो जाएगा। तुम्हारे एक दुश्मन को मैंने उड़ाया तो बाकी सारे चुपचाप बैठ जाएंगे। अब अभी की स्थिति क्या है ये समझते हैं। वेनेजुएला के तेल का मार्केट का रिस्क क्या है? देखो, शॉर्ट टर्म में तो टेम्परेरी उथल पुथल होगा, पॉलिटिकल कियोस फैलेगा, इधर उधर चीजें होंगी, लेकिन मीडियम टर्म में यूएस का प्लान जो है, सैंक्शन रिलैक्स हो, रीडिजाइन करके यूएस और अलाइंड कंपनीज को एंट्री देना। मतलब यूएस के हाथ में जब चीजें आ जाएंगी तो यूएस अपने मन मुताबिक वहां पे तेल वेल सब कुछ काम हम शुरू करेगा। जब अपना ही देश बना लिया तो फिर सब कुछ ठीक करेगा ना वो। एम क्या है? 1 मिलियन बैरल पर डे से ऊपर आउटपुट पुश करना। 1 मिलियन बैरल पर डे, मतलब अभी तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा ना, खदान है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो यूएस इतना प्रोडक्शन करेगा और धीरे धीरे 1.5 से 2 मिलियन बैरल पर डे की तरफ जाएगा। मतलब यूएस को प्लान रेडी है भैया, पूरा धंधा बनाने का, धंधा सेट है। ग्लोबल मार्केट संकेत क्या है? इमीडिएट रिएक्शन, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे टेम्परली। ठीक है। एसेट में वोलेटिलिटी, नैरेटिव शिफ्ट क्या होगा? अगर यूएस सक्सेसफुली वेनेजुएला ऑयल को एस्टेब्लिश करता है तो 1 से 2 साल में प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर, मतलब प्राइसेस कम होंगे ऑयल के, तो भारत को भी सस्ता ऑयल मिल सकता है अगर 1-2 साल में यूएस का पूरा कंट्रोल हो गया तो। अब गोल्ड, शॉर्ट टर्म इंपैक्ट में देखो तो गोल्ड भाग सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इंपैक्ट क्या है अभी पता नहीं है क्या होगा नहीं होगा। और वेनेजुएला ने भी अगर पलटवार कर दिया, वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने भी अपनी आर्मी को जमा कर लिया और युद्ध छिड़ गया, तब तो गोल्ड और चांदी के प्राइसेस तो भागेंगे, तगड़े भागेंगे। लेकिन इसकी उम्मीद कम है। अरे हिम्मत नहीं है उनकी भैया, इसकी उम्मीद कम है। ये क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी है कि यूएस के अकॉर्डिंग ही चीजें चले। आगे क्या हो सकता है ये समझो। यूएस बैक्ड ट्रांजिशन, मतलब यूएस के कंट्रोल में सब कुछ आ जाए, यूएस अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करने लग जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। दूसरा ये हो सकता है कि इंटरनल इनस्टेबिलिटी हो सकता है। देखो होता क्या है, जब घर का मुखिया नहीं रहता है ना, घर के मुखिया की जब मौत हो जाती है ना, तो घर का हर एक सदस्य सोचता है कि मैं मालिक बनूंगा, मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। अब 4 सदस्य बैठे हैं, चारों बोलेगा मैं मालिक हूं, तो क्या होगा? चारों में लड़ाई होगी, तनातनी होगी, घर का रिसोर्सेस खराब होगा। पहले तो एक मुखिया था, उसने चारों को बोल रखा था मैं मालिक हूं, चारों उसकी सुनते थे। अब मुखिया गायब है, मुखिया को ले गए ट्रंप, तो ये सब लड़ेंगे। हर छोटे छोटे स्टेट्स आपस में लड़ेंगे, वहां से गुंडे खड़े होंगे, मवाली खड़े होंगे। हर कोई अपना राजा बनने की कोशिश करेगा ना। जब हर कोई राजा बनने की कोशिश करेगा तो पूरा माहौल खराब होगा पूरे देश का, इकोनॉमी क्रैश होगी, बर्बाद होगा, क्राइम बढ़ेगा, मतलब सब कुछ कोलैप्स होगा। उसके बाद ग्लोबल पुशबैक हो सकता है। चाइना, रशिया, ईरान डोमेस्टिक फ्रंट पर यूएस एक्शन को इलीगल रेजिम चैलेंज बोलेंगे, चेंज बोलेंगे। मतलब हो सकता है कि चाइना, रशिया, ईरान एकजुट आ जाएं, क्योंकि ये दोनों दुश्मन है ना यूएस के। ये तीनों आएंगे एक साथ और यूएस को बोलेंगे तुमने गलत किया, चुपचाप इसको वापस करो। वेनेजुएला के साथ खड़े हो जाएंगे और धमकी देंगे नहीं अगर छोड़ा इसको तो हम लड़ाई करेंगे। ये तीनों पावरफुल देश हैं भैया, स्पेशली चाइना और रशिया तो हाँ ही। चाइना तो सीधा धमकी दे देता है खुला यूएस को, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी कम है, क्योंकि देखो चाइना की लड़ाई ऑलरेडी ताइवान के साथ चल रहा है यार, रशिया अपना यूक्रेन के साथ बिजी है, तो कोई भी देश अपना डबल लड़ाई नहीं शुरू करेगा। तो इन दोनों, और ये लोग सब प्रोफेशनल है, चाइना तो प्योर प्रोफेशनल बिजनेस वाला, इसको लेना देना नहीं है ज्यादा किसी से। अगर इसको ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी तो ये कहेगा भाड़ में जाए वेनेजुएला, हम अपने धंधे में लगे हैं भैया। रशिया भी कहेगा अपने काम में लगो, ईरान भी कहेगा अपने काम में लगो। तो पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा यही है कि यूएस के हाथ में हो जाएगा, यूएस का कंट्रोल होगा। लेकिन ये तीनों पॉसिबिलिटीज बनती है, ठीक। उसके बाद फाइनल कंक्लूजन, अब इंडिया पर आ जाते हैं कि इंडिया पर क्या असर हो सकता है इसका। सबसे पहले सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी चीज है। सोच के देखिए, आप जब घर में सोते हो रात को, आपके घर में अगर 4 दरवाजे हैं तो चारों दरवाजे के कुंडी अच्छे से लॉक करके सोते हो ना, है? कभी ऐसा होता है कि चारों दरवाजे खोल के सो, यार आज हवा खाने का मन है? डर होता है कि चोर घुस जाएगा, कोई और घुस जाएगा, हमारे घर का तिजोरी लूट लेगा। आज सोशल मीडिया पर, यानी कि अपने फोन में, ये इस फोन की बात कर रहा हूं मैं, जो हमारी पूरी दुनिया है, हमारे सारे बैंकिंग एप्स, फेसबुक, यूट्यूब, आप मुझे या तो फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो, इंडिया का नहीं है वो, सब कुछ, हम एक एक चीज किससे क्या बोलते हैं सब इसको पता है, हम सोचते क्या है सब इसको पता है, हम खरीदते क्या है इसको पता है, हमारे बैंक का पासवर्ड क्या है इसको पता है, हमारे बैंक में पैसे कितने इसको पता है, सब इसको पता है। और इसका माई बाप कौन है?
इंडिया नहीं है, इसका माई बाप अमेरिका है। तो यानी कि एक सोचो कि देश की आबादी अगर 150 करोड़ है और 150 करोड़ के हाथ में फोन है मान लो, तो हर एक आदमी की सोच तक यूएस को पता है। कौन कौन सी सरकार को चाहता है, कौन कौन सी सरकार को पसंद नहीं करता, कौन किसके अगेंस्ट हो सकता है, किसको खरीदा जा सकता है, किसको बेचा जा सकता है, यूएस को सब पहले से पता है। और आपको लगता है छोटी मोटी चीज है? बहुत बड़ी चीज है। मतलब कुछ मिनट लगेंगे, कुछ मिनट लगेंगे, पूरा इंडिया फ्रीज हो सकता है। फोन फ्रीज हो गया तो आदमी फ्रीज हो गया ना। फोन के बिना क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट लगेंगे। आप कहोगे इसका सोल्यूशन क्या है? अरे सोल्यूशन ये है कि भारत की जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, भारत के जो स्टार्टअप हैं, जो टेक्नोलॉजी की तरफ काम कर रहे हैं, सरकार का भयंकर सपोर्ट हो उनको। भैया लगाओ उनको काम पे कि महीना 2 महीना साल भर में फेसबुक तैयार करो अपना, यूट्यूब तैयार करो अपना, गूगल तैयार करो अपना, इंस्टाग्राम तैयार करो अपना, जो चाइना ने कर रखा है। चाइना से हमको इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है ना, उसका सब कुछ अंदर है। सारी टेक्नोलॉजी, सारे सोशल मीडिया, सारे फोन, सब कुछ अंदर है। बाहर वाले को पता ही नहीं चलता क्या है उसके अंदर। हमारा सब कुछ बाहर है, सब खुला दरवाजा है। हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं, कोई टेक्नोलॉजी हमारे नहीं है, सब कुछ यूएस का। तो अगर यूं कहा जाए कि हम यूएस के गुलाम हैं, क्या? हाँ, टेक्नोलॉजी के लेवल पे देखा जाए तो हम तो गुलाम हैं। मिनट लगेंगे सर, मिनट यूएस का कब्जा टेक्नोलॉजी के लेवल पे होने में, मिनट, घंटा नहीं जाएगा। हाँ, वेपन लेके वो नहीं घुस सकता, हमारी सरकार को रातों रात वो नहीं उठा सकता, इतना मजबूत तो नहीं है वो, इतना मजबूत तो कतई नहीं है। भारत आज बहुत ज्यादा सक्षम हो चुका है, बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है। लेकिन बात जब टेक्नोलॉजी की आती है, हम सब तो एक लेवल पे हैं उसके, भैया उस पर डिपेंडेंट हैं। उसके बाद डॉलराइजेशन। अच्छा, एक और चीज देखो, बड़ी मजेदार चीज है ये। योर फोन मे बी रिमोटली लॉक्ड इफ यू हैवंट पेड योर ईएमआई। एक कंपनी, लोन वाली कंपनी, उसका प्रपोजल था आरबीआई को कि जो हमारा लोन का ईएमआई नहीं देगा, हम उसका फोन लॉक कर देंगे रिमोटली। अरे वो बैठे बैठे आपका फोन लॉक कर देगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आरबीआई के पास गया प्रपोजल, आरबीआई ने मना कर दिया। सोच के देखो, आरबीआई ने मना कर दिया, लेकिन ये दिखाता है कि एक कंपनी के पास पावर है आपका फोन लॉक करने की, आपके फोन को के साथ कुछ भी करने का। एक कंपनी के पास पावर है। एक कंपनी की बात कर रहा हूं, और यूएस जिसके पास पूरा फोन ही हमारे पास एक्सेसिबल है, वो क्या क्या कर सकता है? अरे सॉफ्टवेयर में कोई बम लगा सकता है यार, आपके बटन दबाने पे वो फट सकता है, मुंह कान जल जाएगा तुरंत बात करते करते। ये सब यूं हो सकता है। हाँ, करेगा नहीं क्योंकि यूनाइटेड नेशन है, आप कहोगे है सारे देश का कोई गड़बड़ कुछ ना करे तो यूनाइटेड नेशन बैठा है। अरे यूनाइटेड नेशन तो अभी बैठा है ना, उठा लिया ना किसी देश की सरकार को, राष्ट्रपति को। क्या किया यूनाइटेड नेशन ने? कुछ नहीं किया। पावर है ना यूएस के पास, शक्ति है ना, पैसा है ना, यूनाइटेड नेशन भी क्या कर लेगा? इसका मतलब एक चीज समझ में आता है भैया, अगर आपका शक्ति है, जो देश पावरफुल है, बाकी कोई उसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठा सकता। कोई यूनाइटेड नेशन हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद डॉलराइजेशन देखो आप, डॉलर कैसे भागा जा रहा है, बढ़ा ही जा रहा है, रुपया गिरे ही जा रहा है। आजादी के बाद से आज तक गिरे ही जा रहा है, कभी उठता ही नहीं रुपया। हल्का फल्का ऊपर नीचे होगा लेकिन गिरता ही जा रहा है। 91 पहुंच चुके हम। रुपया में कोई देश लेन देन करती ही नहीं है, हर देश को डॉलर चाहिए। और जब हर देश को डॉलर चाहिए, ब्रिक्स ने बोला था बीच में कि ब्रिक्स मतलब 5 देश जो हैं, ब्राजील, इंडिया वगैरह, वो आपस में लेन देन करेंगे एक नई करेंसी में। तुरंत ट्रंप को पता चला, ट्रंप ने क्या बोला, 500% लगाऊंगा टैरिफ वगैरह की हरकत, तो डॉलर में ही करो, क्योंकि जब डॉलर में ही करेंगे तो डॉलर की डिमांड बनी रहेगी, डॉलर का यूसेज बना रहेगा और डॉलर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। रुपया का होता है कहीं यूज भारत के अलावा? हाँ, रशिया वगैरह ले लेते हैं हमसे रुपया वगैरह, हल्का फल्का जो आपसी लेन देन, लेकिन हल्के फल्के ही। लेकिन ग्लोबल लेवल पे डॉलर चलता है। ये ताकत है यूएस की। सॉल्यूशन क्या है सर? इकोनॉमी मजबूत करनी पड़ेगी। इकोनॉमी मजबूत नो डाउट हो भी रहा है, हम 4th लेवल पे पहुंच चुके हैं, जापान को पीछे छोड़ सके। लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं है सर, टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो कुछ भी कर सकता है अमेरिका, कुछ भी कर सकता है अमेरिका। और ये बात प्रूफ कर दिया है अमेरिका ने। कुछ और चीजें मुझे दिखानी तो नहीं रहेगी, एक बार दिखा देता हूं। ये देखो, अरे धमकी, डायरेक्ट धमकी। देखो देखो देखो, अभी ये करने के बाद ये ट्रंप की स्टेटमेंट है। मोदी न्यू आई वॉज अनहैप्पी सेज डोनाल्ड ट्रंप एज इंडियन कट्स रशियन ऑयल इंपोर्ट। अभी आपको पता होगा बहुत टाइम से जो रशिया से भारत लेता है तेल, ट्रंप का ये कहना है कि रशिया से मत खरीदो तेल। क्यों?
रशिया दुश्मन है अमेरिका का, तो चार दोस्त वाली याद है? रशिया से दुश्मनी है, तो इंडिया को उसने क्या बोला, रशिया से मत खरीदो यार, उसको छोड़ दो। भारत नहीं मान रहा तो बन गया। ट्रम्प को पता है भारत मेरी बात नहीं मान रहा, इसको भी बात समझ रहे हो भैया, ग्लोबल लेवल पर कैसे खेल चल रहा है। तो ये जो वेनेजुएला के साथ हुआ ना, ये बहुत बड़ा लेसन है पूरी दुनिया के साथ, कि अगर वो एक देश के साथ कर सकता है तो शायद जहां तक क्षमता हो इसकी वो किसी के साथ भी कर सकता है। तो इसके लिए हर देश को तैयार होने की जरूरत है, बहुत ज्यादा तैयार होने की जरूरत है। बात अगर समझ में आई, इतने डिटेल एनालिसिस मुझे नहीं लगता पूरे इंटरनेट पे किसी ने बताया हुआ इतने डिटेल में। अगर आपको सच में लगता है कि मैंने बहुत डिटेल में बताया, पूरी कहानी समझ में आई, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ऐसा आज तक किसी ने बताया नहीं, पूरी कहानी समझ में आ गई। जबरदस्त बताते हो आप, ऐसे कमेंट आपके आते रहते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाता, लेकिन पढ़ता सा रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझे बताना जरूर कि इतनी पूरी डिटेल एनालिसिस आज तक किसी ने नहीं बताई, क्या जबरदस्त बताया, ऐसे लिख के बताइएगा। चलो भैया आज के लिए इतना ही।